हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब लोग, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। अच्छा, बोर्ड और सब क्लियर एकदम? यस सर। चलिए, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला पार्ट मैं लास्ट क्लास में आपको समझा रहा था कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट। तो हमको देखो, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं है हमको, और सिंपल एग्जाम्पल है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का ये पार्ट ही नहीं है, पर मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको। चलिए लिखिए, सबसे पहला पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में हमारा कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन इफेक्ट, दैट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है? सपोज ये इलेक्ट्रॉन आपका रखा हुआ है रेस्टिंग स्टेज में। दिस इज द टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ये टारगेट, इस इलेक्ट्रॉन पर हमें टारगेट करना है, और ये हमारा फोटोन है। ये हमारा एनर्जी का पैकेट, जिसे आप फोटोन कहते हैं, ये पैकेट ऑफ एनर्जी। और जैसे ही इस पर कोलाइड होता है, जैसे इस पर टकराता है, इस फोटोन की वेवलेंथ, क्योंकि ये इंसिडेंट फोटोन है, ये इंसिडेंट फोटोन है, और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ को मैंने लैम्डा आई कह दिया। लैम्डा आई दैट इज इंसिडेंट फोटोन। इसकी वेवलेंथ जैसे ही इस पर ये टकराता है, तो बच्चों ये जैसे ही इस पर टकराता है, तो ये तो हो गया इसका सीधा डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, और ये इस तरफ चल जाता है, और डेविएशन के कारण हम इस इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, तो ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा फोटॉन होता है वो भी स्कैटर हो जाता है, और ये इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्कैटर्ड फोटॉन है, ये स्कैटर्ड फोटॉन है। तो आपका ये फोटॉन इंसिडेंट फोटॉन था, और ये स्कैटर्ड फोटॉन है। स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ मैं ऐसी कर देता हूं, स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ है। जरा सोचो कि यह जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो इस फोटॉन की स्कैटरिंग हो जाती है। तो स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन स्कैटरिंग और कॉम्पटन इफेक्ट। Scattering of photon by the electron is called Compton effect। लिखिए, तो बात समझ आ गई आपको क्या होता है इसमें? तो बताओ, स्कैटरिंग हो गई है आपके फोटोन की, तो ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिकॉइलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको किसी ने इस तरह से मारा, तो आप एकदम पीछे हो जाओगे, पीछे एकदम डर के मारे पीछे हो जाओगे। रिकॉइल हो जाना, पीछे एकदम डर के ऐसे हो जाना, तो ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। और अब बात आती है वेवलेंथ की। हम जानते हैं E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी,
इसकी इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी और ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसकी एनर्जी ज्यादा है, मैं यहां लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑलवेज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस इंसिडेंट फोटोन इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन फॉर रिकॉइलिंग। इस इलेक्ट्रॉन को रिकॉइलिंग के लिए यह फोटोन कुछ अमाउंट एनर्जी का ट्रांसफर कर देता है और इस ट्रांसफरेंस के कारण एनर्जी कम हो जाती है, इस फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम है और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो लैम्डा ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ द लैम्डा ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो बस यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैम्डा ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो जनरली हम यहाँ पर एक्सरे फोटोन यूज करते हैं, तो एक्सरे की वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि आप यहाँ पे एक्सरे यूज करेंगे तो इस एक्सरे की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, स्कैटर्ड वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है। ओहो दिख नहीं रहा है, स्कैटर्ड फोटोन की if you are used as a X-ray photon, the wavelength X-ray photon increased after the Compton effect. Wavelength of scattered photon increased. Wavelength of X-ray after the scattering by the electron is increased. ये वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन को भी टकरा रहा है। जैसे मान लीजिए ये रखा है, इससे टकरा है, आगे बढ़ गया, कुछ अमाउंट ये गेन कर लेगा एनर्जी का, तो इधर चला गया, रिक्वायर्ड हो गया, और कुछ अमाउंट एनर्जी का लूज करने के कारण ये जो फोटोन निकल रहा है इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग। बोलो समझ आ गया व्हाट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कॉम्पटन स्कैटरिंग में? Any problem in scattering of photon by the rest electron? आप लोगों ने थर्मोइनिक एमिशन भी पढ़ा होगा। थर्मोइनिक एमिशन आपने फिजिक्स में पढ़ा है सबने कि नहीं? बोलो जब हम यस सर किसी मेटल को हीट करते हैं, इसको आपने हीट दिया, ये मेटल है, इसको आपने हीट दिया, तो यहाँ पे मेटल में इलेक्ट्रॉन तो है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये निकलने लगते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और आप इन्हें क्या बोलते हो बोलो? थर्मल इलेक्ट्रॉन या थर्मोइन बोलते हो कि नहीं? इन्हें आप थर्मोइन बोलते हो। तो ये सिंपल, मेरा मीनिंग ये है कि आपको सिर्फ ये बताना कि ये पार्टिकल नेचर है, दिस इज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और यहाँ पर ये थर्मोइन कहलाता है। प्रोसेस जो है वो थर्मोइनिक एमिशन है। इट्स वेरी सिंपल, मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ना आए दिमाग में। फील्ड एमिशन में क्या होता है? जब आप किसी मेटल सरफेस के अलोंग, अब आपने क्या लगा दिया? फील्ड लगा दिया।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एमिट होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है फील्ड में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन अब हो रहा है फील्ड में। तो ये भी आपका पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी बाई चांस आ जाए पार्टिकल नेचर पर तो आपको ध्यान रहना चाहिए। लिखिए इसको, एंड थर्ड वन, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, सपोज आपने Na आयन और Cl आयन, दैट इज मॉल्टन स्टेट, ये मॉल्टन स्टेट में आपने ले लिया और इधर आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए, ये आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, की लगा दी यहाँ पर, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका स्मॉल ये कैथोड हो गया। और जैसे ही आप बटन ऑन करते हो तो Na, ये इसमें पूरा इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होता ही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो ही रहा है, इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इस तरह से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सोडियम आयन कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, सोडियम आयन ये आयन है और इसमें 1s2 2s2 2p6 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और जैसे ये सोडियम आयन यहाँ आया इस सरफेस पर और ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये पिक कर लेगा सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को, ये पिकिंग हो गई यहाँ पर। तो सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पिक कर लेगा, जैसे मान लो एक पेन को पिक कर लो, दूसरे पेन को पिक कर लो, तो हम पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पिक कर लेता है और सोडियम मेटल जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतर आया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, सब जान गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एकदम पिक हो जाना आयन से, उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये एनोड पर ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन कैथोड पर ये रिडक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में Cl आयन, ये देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है 2 4 6 और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दो आप ले लीजिए, तो ये Cl2 बन जाएगा जीरो स्टेट में और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अब बताओ यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जाना आना वैसे करंट है, पर यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है और यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का और इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ये जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलिसिस है, और ये जो होता है ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो फटाफट लिखेंगे इसको भी ध्यान से। हो गया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया बच्चा? तो ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले एग्जांपल्स हैं। चलिए अब लिखिए,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जितना हमको केमिस्ट्री में है मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के पहले, क्योंकि 11th वाले बच्चों को भी ये देखना है, तो थोड़ा मैं उनके हिसाब से भी बात करूंगा सिंपल वे में थोड़ी। देखो सपोज मेरे पास ये पेन की दुकान है, ध्यान से सुनना, ये पेन की दुकान है और एक पेन की कीमत मेरे पास 50 रुपये है। ये 50 रुपये में आता है एक पेन। तो आपको यदि ये पेन चाहिए तो आपको आपकी जेब से 50 रुपये निकाल के देने पड़ेंगे। बोले सर अगर ये पेन की कीमत एग्जैक्ट 50 रुपये है, ध्यान से सुनना, ये एग्जैक्ट 50 है और आपके पास 49 रुपये हैं, आपके पास 49 रुपये हैं, तो मैं आपको पेन नहीं दूंगा, मैं पेन आपको नहीं दूंगा। आपके पास यदि 50 रुपये है, अगर आपके पास 50 रुपये है तो मैं आपको पेन दे दूंगा। माने अगर आपके पास 49.99 रुपये भी है तो भी मैं आपको पेन नहीं दूंगा। समझ गए? यानी इसका मतलब ये जो 50 रुपये है ये वो मिनिमम वैल्यू है जो आपके पास होना चाहिए। इस पेन को मेरे एस से खरीदने के लिए आपके पास मिनिमम 50 रुपये होना चाहिए। ये जो मिनिमम 50 रुपये है आपके पास, ये जो मिनिमम रुपीस है आपके पास, यही वर्क फंक्शन है। मिनिमम, जब तक आपके पास ये नहीं होगा मैं पेन नहीं दे पाऊंगा आपको। तो ये वर्क फंक्शन जिसे हम W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये W0 है, बात ध्यान से समझ लेना आप। पेन, अब अगर मान लीजिए आपके पास 49 है तो आप पेन नहीं ले पाएंगे। तो पहली बात ये हो गई, मिनिमम रुपये आपके पास 50.00 होंगे तो आप ले पाएंगे पेन और ये वर्क फंक्शन कहलाएगा। दूसरी बात, यदि आपके पास 50 रुपए से ज्यादा, सपोज आपके पास 100 रुपये है, ये आपके पास 100 रुपये है, तो आप ये पेन ले सकते हैं और अब आपके पास बच जाएंगे 50 रुपये। तो यहां पर बात समझना कि आपने 50 रुपए का पेन ले लिया, 50 RS का तो आपने पेन लिया और आपके पास टोटल पैसा इतना था 100 रुपये। तो आपके पास 50 रुपए जो बचे, ये बचे आपके पास। तो ये मैक्सिमम पैसा है, मैक्सिमम रुपये जो आपके पास है, मैक्सिमम रुपये जो आपके पास है ये 50 है और ये 50 का पेन आपने ले लिया और आपके पास टोटल ये था। तो आपके पास टोटल ये था, आपके पेन को खरीदने के लिए वर्क फंक्शन आपने इतना लगाया, आपके पास बचा इतना, इतना पैसा लेके आप चल देंगे। ऑटो वाले तो देखेंगे, ऑटो वाले को आप देखेंगे माने आपने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। तो ये आपके टोटल पैसा, दैट इज टोटल एनर्जी, ये आपका वर्क फंक्शन पेन लेने के लिए, और ये काइनेटिक एनर्जी है। बट ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बात को समझना, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास। 50 रुपए, 100 रुपए आप लेके चले थे, 50 का पेन लिया क्योंकि 50 वर्क फंक्शन है, मैक्सिमम रुपये आपके पास 50 बचे। तो हम काइनेटिक एनर्जी, माने आप पेन लेके चल दिए, बोले पापा मैं आ रहा हूँ, ऑटो से आ जाऊंगा। बोले कैसे? बोले मेरे पास अभी 50 रुपये हैं और अपने घर में इतने में पहुंच जाते हैं। तो आप ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि आपको बीच में कोई मिल गया, कोई बैगर मिल गया कि भैया मैं बहुत भूखा हूं, चाय पीने के लिए कुछ तो दे दो, तो आप इसी 50 रुपए में से कुछ पैसे आप दे देंगे, कुछ पैसे आप उस बैगर को भी दे सकते हैं। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना भी हो सकता है। आपको एक बैगर मिल जाए तो एक को 10 रुपए दे दोगे, अगर आपको 2 बैगर मिल जाए तो 2 को 10 रुपए दे दोगे। हो सकता है इसको आप 20 दे दें, जब आप 20 दे दें, 2 को 1 को
20 रुपए ही बचेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट हम जब फार्मूला ये वाला लगाएंगे, टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये मैक्सिमम की बात करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है। अगर आपको समझ आ गया हो तो बताइए। अब अपन इसको, आप चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, बात समझ में आ गई होगी। मेन बात है मैक्सिमम पैसा माने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ये माइनस ये। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कम भी हो सकता है, क्योंकि आपको कौन मिल रहे हैं, बेगर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, उनको आप देते जा रहे हो, टकरा रहे हैं वो। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो भी इस तरह से मैटर से टकराता है और अपनी एनर्जी लूज कर देता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर कुछ भी हो जाती है। बट आप फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की ही बात करेंगे। ये आपका मेन पॉइंट होता है यहाँ पर। तो लिख लें इसको। अब देखो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस बात को अपने को समझना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको सपोज सबसे पहले आपको समझना होगा मेटेलिक फोर्स। तो हम मेटेलिक फोर्स समझ रहे हैं। मेटेलिक फोर्स, जैसे आपने ले लिया सोडियम, एग्जांपल के तौर पर आपने ले लिया सोडियम। सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है सोडियम। ये इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, पूरी तरह से बाहर नहीं होगा, ये रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही, ये क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, बट आयन बन जाएगा। ये सोडियम आयन इस तरह से बन जाएगा, ये सोडियम आयन इस तरह से बन जाएगा। और काफी बड़ा है आपका क्रिस्टल, जरा समझना बात को तो एकदम क्लियर होगा आपको। ये काफी बड़ा है आपका क्रिस्टल। ये अब एक सोडियम का, इसका इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया, 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 और आगे भी सोडियम के एटम हैं, ये सोडियम के एटम और हैं यहाँ पर। ये तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ गया। इस तरह से ये पूरा सिस्टम बनता है। इसको आप ध्यान से समझ लें, मेटेलिक फोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसके न्यूक्लियस से भी, इसके न्यूक्लियस से भी। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, इससे, 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 इस तरह से ये अट्रैक्शन है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन, जो फिक्स्ड केटायन है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पूरे में घूमते रहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स, ठीक है। तो ये आपका मेटेलिक फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक फोर्स। मेटेलिक फोर्स ये बाइंडिंग फोर्स है, ये बाइंडिंग फोर्स है, ये बाइंडिंग फोर्स है। यानी इस फोर्स को जब आप ब्रेक कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, इस फोर्स को आपको ब्रेक करना है, ये वाले फोर्स को आपको ब्रेक करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो आपको मेटेलिक फोर्स का मीनिंग क्लियर हो गया सबको। अब ये मेटेलिक फोर्स जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज्यादा टफ हो जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि अगर मेरी ये पेन की दुकान है और ये पेन जो है जितना महंगा होगा, 100 रुपए का हो गया या 200 का हो गया या 300 का हो गया, तो पेन जितने महंगे होते जाएंगे आपको उतनी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उनको लेने के लिए। तो आपको ये पॉइंट आपको समझ आ गया मेटेलिक फोर्स का। मेटेलिक फोर्स का ये पॉइंट आपको समझ आ गया क्या होता है मेटेलिक फोर्स।
तो मेटेलिक फोर्स इज द फोर्स, attractive force between fixed cation and mobile electron. This is the attractive force between fixed cation and mobile electron. ये आपको नीट में पूछा गया है, मैं एक वर्ड भी आपको फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। attractive force between fixed cations and mobile electrons, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही आपको ब्रेक करना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो आप इसे अच्छे से समझ लें और बात करते हैं आगे की। अब ध्यान से सुनना, इसमें ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिट 1 या ऑर्बिट 2 या ऑर्बिट 3। अगर इससे ज्यादा ऑर्बिट होते पोटेशियम में, इससे ज्यादा ऑर्बिट होंगे 4s1, सीजियम में इससे ज्यादा ऑर्बिट होंगे 6 ऑर्बिट होंगे, बीच में रुबिडियम भी है, चलिए रुबिडियम लिख देते हैं, रुबिडियम है या ऑर्बिट 5s1। अब बताओ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, अगर ये लिथियम होता तो 1s2 2s1 ये न्यूक्लियस के सबसे पास होता, ये न्यूक्लियस से दूर हो गया, ये और ज्यादा दूर हो गया, रुबिडियम में और ज्यादा दूर हो गया और सीजियम में सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालने का किसमें निकलेगा, रुबिडियम सीजियम में। ये हटा दूं, ये लिख लिया आपने, मेटेलिक फोर्स का मतलब क्या होता है, समझ आ गया आपको। तो व्हाट डू मीन बाय मेटेलिक फोर्स, ये सीजियम है बच्चों, तो सीजियम में तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूर हो जाएगा, ये और ज्यादा दूर हो गया। तो ध्यान देना, सभी में इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में 1 है, लेकिन सभी की आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है। आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है बजाय इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसलिए हम बोलते हैं कई बार कि लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं करता है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉर्मली शो नहीं करता, बहुत हाई पावर की अगर आपने गामा रेज दे दी तो शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो मैं नहीं कह सकता, बट नॉर्मली जो लिथियम होता है, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिथियम सोडियम, लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, तो उसका रीजन होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो अब आप बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल टॉप टू बॉटम इजी होता जाएगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इजीली टेक प्लेस, ज्यादा आसानी से उसका रिमूवल हो जाएगा। मतलब हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से किसमें मिलेगा, सीजियम में, और सबसे कम लिथियम में हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। लिथियम में तो नहीं मिलेगा, हमको क्वेश्चन ही आता है कि लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों शो नहीं करता, तो हम उसका आंसर देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए ज्यादातर हम फोटो वोल्टेक सेल में सीजियम यूज करते हैं, रुबिडियम यूज कर रहे हैं, ज्यादातर सीजियम यूज करते हैं क्योंकि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो बात क्लियर हो गई सबको, ये पूरी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बोलो। तो सभी के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ये सभी के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब बताओ, कभी क्वेश्चन आ जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इजीली किसमें मिलेगा, तो आंसर सीजियम में, बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। और ध्यान से सुनना, बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, इसका होता है 3s2, इसका होता है 4s2। तो क्या होता है इसमें 4s2 या 2s2 का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनते जाना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और दूसरी बात, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, देखिए 4, यहाँ पर 3 न्यूक्लियर चार्ज था, 3 इसमें 4 हो गया, मैग्नीशियम में 12 हो गया, यहाँ देखिए सोडियम में 11 था, इतना आपको मालूम है इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा, कैल्शियम में 20 हो गया, पोटेशियम में 19 था।
तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। दोनों बातें आपको समझनी है। ये न्यूक्लियर चार्ज इनके रिस्पेक्ट में, पोटेशियम के रिस्पेक्ट में कैल्शियम में 28, सोडियम के रिस्पेक्ट में 12 हो गया मैग्नीशियम में, और ऑर्बिट वही है। देखिए 2s, तो इसमें भी 2s है, इसमें 3s तो इसमें 3s है, इसमें 4s तो इसमें 4s है। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाई न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये, दोनों के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाते, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाते। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है इनकी। तीसरी बात, इसीलिए ये पहली बात, ये दूसरी बात, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है, इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बेरिलियम ग्रुप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं शो करता, तो तीन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर चार्ज हाई होना, इन दोनों के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है, और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण इनके इलेक्ट्रॉन फोटॉन से रिलीज नहीं हो पाते। तो ये बात आपको समझना है, बहुत सिंपल है। तो इसको क्लीन कर दिया जाए। तो आप क्लियर है, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनमें क्यों नहीं होता। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जिसे आप वर्क फंक्शन कहते हैं, वो वर्क फंक्शन सारी मेटल के लिए अलग अलग होता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि वर्क फंक्शन में, आगे और एक बार समझाऊंगा, वर्क फंक्शन फॉर ऑल मेटल्स हैव डिफरेंट। सब मेटल के लिए, कैल्शियम के लिए वर्क फंक्शन अलग होगा, तो सोडियम के लिए वर्क फंक्शन अलग होगा, तो मैग्नीशियम के लिए वर्क फंक्शन अलग होगा। मतलब अलग अलग मटेरियल का जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट बना रहे हैं अलग अलग मटेरियल, उस मटेरियल पर आपका वर्क फंक्शन डिपेंड कर जाएगा। अगर मटेरियल कैल्शियम का है, अगर मटेरियल सोडियम का है, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, दैट इज उसका वर्क फंक्शन कम होगा, लेकिन कैल्शियम के लिए वर्क फंक्शन हाई हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एंड वो मटेरियल की आयोनाइजेशन एनर्जी पर फिर वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा, और वो फिर किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह पर। तो आपको मैंने पूरा लिंक कर दिया, ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट वर्क फंक्शन। मैं वर्क फंक्शन को आगे डील करूंगा अच्छे से, तो ध्यान दें। अब सिंपल सी बात है कि आपने एक मेटल प्लेट ले ली, या आपने मेटल प्लेट ले ली, सपोज आपने सोडियम ले लिया है, तो सोडियम आयन तो है, आप जानते हैं, अब भी मैंने बनाया है, ये सोडियम आयन है, और ये काफी मोटी प्लेट है। ये देखो, ये प्लेट काफी मोटी है, ये सरफेस है, ये सरफेस पर एटम है, उसके अंदर दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितनी सारी इनफाइनाइट लेयर होंगी। तो हम अगर इसको इस तरह से देखें कि ये आपके सरफेस के एटम हो गए, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस के एटम है, और ये इनर लेयर है,
ये इनर लेयर, इसके अंदर और भी लेयर हो सकती है, मैंने नहीं बनाई, आप समझ गए होंगे। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5, 6 हजारों लेयर है। और इसके इलेक्ट्रॉन, ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और भी इलेक्ट्रॉन है। ये सबसे अट्रैक्टेड है ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है, आपको अभी बता ही दिया था मैंने, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे अट्रैक्टेड है। अब जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगा, देखिए ये फोटोन मैंने जैसे इस पर डाला, ठीक है, ये नहीं निकला, ये नहीं निकला इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि वर्क फंक्शन के बराबर इसकी एनर्जी नहीं थी, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन की। जैसे आपको 50 रुपए में पेन चाहिए था, 50 रुपए आपके पास अगर होते तो आपको पेन मिलता, आपके पास 49.99 थे तो पेन नहीं मिला, क्योंकि ये दुकानदार नहीं है, ये तो 50 मतलब 50, ये 0.001 अमाउंट की एनर्जी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, डिफरेंस नहीं इनको बर्दाश्त है। तो बच्चों ये फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाया, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसका जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसमें जो एनर्जी होनी चाहिए वो वर्क फंक्शन से कम थी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी का वैल्यू आपके फोटोन में, इसके निकालने के लिए जो एनर्जी वर्क फंक्शन लगती है उससे क्या थी, कम। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले केस में नहीं हो पाया। तो ये पहली बात आप समझ लें कि वर्क फंक्शन का वैल्यू ज्यादा है। इंसिडेंट फोटोन, दिस इज द इंसिडेंट फोटोन, दिस इज द इंसिडेंट फोटोन। The energy of the incident photon is less than that of the work function. The energy of the incident photon is less than that of work function. No photoelectric effect takes place because this energy is not able to break the metallic force between cation and electron. ये एबिलिटी उसके अंदर नहीं। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए आपने कोई दूसरा फोटोन डाला, या आपने दूसरा फोटोन डाला, या आपने दूसरा फोटोन डाला और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। वैसे जो मैंने आपको बात समझाई थी कि आपने केवल 50 रुपए लेके आए थे, तो ये पेन तो आप ले गए, पर वहीं खड़े और फोन लगा रहे हो पापा को, बोले पेन 50 रुपए में आया, मेरे पास आने के लिए कुछ नहीं है, मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन कर पा रहा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं। बात समझ आ गई? तो यहां पर यदि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, यानी ये इलेक्ट्रॉन सपोज निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, बट एनर्जी ऑफ दिस इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, कैन मे टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, अभी भी गारंटी नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, बट इस इलेक्ट्रॉन की, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहां पर बिल्कुल जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी यदि वर्क फंक्शन के बराबर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। So this is the energy of incident photon, this is the energy of incident photon and this is the work function. तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ejaculate the लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यार क्या खास बात है, लूजली बाउंड, ये लूजली बाउंड है, ये स्ट्रांगली बाउंड है, ये आगे बहुत सारे आयनों से अट्रैक्टेड है बच्चों, तो थोड़ा ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, और ये सरफेस का लूजली बाउंड है। तो इजैकुलेट द, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजैकुलेट द इलेक्ट्रॉन,
या लूजली बाउंड आप ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सबका इक्वली होता है, वर्क फंक्शन में दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजैकुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजैकुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी अगर आपकी ई के बराबर है तो डब्ल्यू नॉट और ई दोनों बराबर है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, और लेकिन उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो ये बात आपको समझ आ गई। अगर मान लीजिए एक और बात, ये तीसरी, अगर ये फोटोन इससे टकराता है और निकल जाता है, तो यदि ये फोटोन की एनर्जी, इफ द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वर्क फंक्शन, ध्यान से सुनिए, तो सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड विच इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, but this kinetic energy is termed as maximum kinetic energy, maximum kinetic energy। तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम क्यों बोला, तो आप पहले इसको एक बार बना लें। ये 3 केस हैं, ये 3 केस हैं, तो हम इस सिंपल इक्वेशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने ये इक्वेशन लिखा है तो ये इक्वेशन गलत है, अगर आपने ये इक्वेशन लिखा है तो ये इक्वेशन गलत है। इस इक्वेशन को लिखने के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 100 रुपए लेके चले और ये पेन को 50 रुपए में आपने ले लिया, अब आपके पास 50 है, पर जाते जाते आपसे कोई बेगर टकरा गया, बोले मेरे को बहुत भूख लग रही है दे दो, तो आपने वो टकराने पर आपने 10 रुपए उसके दे दिए। अब आप कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहे हैं? 40 के साथ। तो इसका मतलब 50 जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू थी। लेकिन अगर आप किसी से टकरा जाते हैं, माने इलेक्ट्रॉन मटेरियल के साथ कोलिजन कर जाता है, इफ द इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द मटेरियल, देन इलेक्ट्रॉन लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड यू कैन नॉट राइट हियर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसलिए हम यहाँ पर E इक्वल टू WO प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्ड ही यूज करेंगे, ये करेक्ट वर्ड होगा। तो लिख लें इसको, अब देखो ये वर्क फंक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया सबको? ध्यान देना। अब ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ये एनर्जी का वैल्यू, वर्क फंक्शन तो फिक्स है, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू ये फिक्स है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए होते तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 50 होती। अगर आपके पापा ने 200 रुपए दिए होते और 50 का पेन लेते तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 150 होती। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करती है। इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। समझ आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, kinetic energy of photoelectron depend on energy of incident photon। kinetic energy of photoelectron depend on the incident energy of photon। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब
क्योंकि ये फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड की, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। देन हटा दें इस सिस्टम को। इस सिस्टम को हटा दिया जाए। बट अब देखना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ये आपको मैक्सिमम लिखना है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होता, कोई रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर रही है तो वर्क फंक्शन तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ ये मटेरियल अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन है, अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन मटेरियल से भी तो कॉलिजन करेगा। तो मटेरियल से जब कॉलिजन करेगा तो अपनी एनर्जी यहाँ इस मटेरियल को दे देगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मटेरियल को देने के बाद, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वो कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एनर्जी देने में खर्च हो गया, कोलिजन हो गया, वो कितना भी हो सकता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हर बार चेंज होगी। ये पर मैक्सिमम की वैल्यू हम बात करेंगे तो वो तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आप 100 रुपए लेके चले, 50 रुपए का पेन आया तो 50 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, बट मैक्सिमम 50 ही होगी। तो हमें क्वेश्चन जो भी आएगा मैक्सिमम का आएगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब देखो, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड की बताओ? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड की इस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है किस पर? इंटेंसिटी पर। सपोज आप ये 1 स्क्वायर मीटर का कोई मेटल सरफेस है। अब आप इस पर सेम एनर्जी के फोटॉन, ये सारे फोटॉन सेम एनर्जी के, चारों फोटॉन सेम एनर्जी के। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें ये निकाल पाएंगे केवल 4 इलेक्ट्रॉन। ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। ये आपका 1 स्क्वायर मीटर पर आप 4 फोटॉन डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप, ये सबकी एनर्जी सेम है, अगर आप फोटॉन और ज्यादा डाल रहे हैं, ये देखिए, अगर आपने फोटॉन और ज्यादा डाले, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बढ़ा रहे हैं पर उनकी एनर्जी सेम है। ये फोटॉन अब इस पर पड़ रहे हैं, बताइए अब ये कितने ज्यादा फोटॉन पड़ रहे हैं इस पर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं पर स्क्वायर मीटर, लेकिन इनकी एनर्जी सेम है। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, ये पॉइंट आपको समझना है। तो अगर आपने पर स्क्वायर मीटर एरिया में सेम एनर्जी के फोटॉन, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हर एक फोटॉन की एनर्जी, इसकी भी 100 है, 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 तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 50 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके ही निकलेगा, इससे ज्यादा पे नहीं मतलब इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि kinetic energy, maximum kinetic energy is not depend on the intensity of the incident radiation. Maximum kinetic energy of photoelectron, maximum, बार बार बोल रहा हूं, maximum kinetic energy of photoelectron is not depend upon intensity of incident photon या incident radiation। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चाहे आप ये फोटॉन डालें 4, चाहे आप 40 डालें, चाहे आप 400 फोटॉन डालें, नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बढ़ाते जाओ,
ठीक है, मत पर उनकी एनर्जी सेम हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। ये बात आप अच्छे समझ लो। 100 रुपए आप लेके चले, 50 रुपए का पेन आया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 50 ही रहेगी, चाहे आप कितने भी फोटॉन डाल दो, पर एनर्जी आप फोटॉन मस्ट बी सेम, सेम लाइट के फोटॉन होने चाहिए। ठीक है, तो आपने सपोज यहाँ पर रेड बल्ब यूज किया है, ये रेड बल्ब यूज किया आपने और उससे निकले 4 फोटॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो। और अगर आपने ये रेड बल्ब यूज किया, ये बड़ा रेड बल्ब है, ये 100 वाट का है, ये 25 वाट का है या 4 वाट का है, तो आप यहाँ पे नंबर, यहाँ पे भी रेड लाइट निकल रहा है, यहाँ पे भी रेड लाइट निकल रहा है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन कम है, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है। तो ये बात आपको क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब आप इस इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी टोटल, ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन है, दिस इज इक्वल टू द, दिस इज वर्क फंक्शन, जिसकी मैंने आपको मीनिंग समझा दी है वर्क फंक्शन की, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब इधर 100 रुपए तो इधर 50 प्लस 50, इधर भी 100 रुपए, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये आपका इक्वेशन कहलाता है आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। और जरा सोचो, तुमने 100 रुपए लेके चले, 50 का ये आया, 50 का बचा, 50 की काइनेटिक एनर्जी, सोचो जरा, ये प्लस ये भी तो 100 रुपए और ये भी 100 रुपए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये इक्वेशन किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है। दिस इक्वेशन फॉलो law of conservation of energy, the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics। हो गया क्लियर ये सबको? आप ध्यान से सुनना, तुमने फार्मूले लिखे हैं सब, इक्वल टू एच न्यू होता है, अरे ये इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द फोटॉन इंसिडेंट, तो इसकी एच न्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, ये मैं बात कर रहा हूं इंसिडेंट फोटॉन की, इक्वल टू वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी required to remove the electron from metal surface, minimum energy required to remove the electron from metal surface, तो मिनिमम एनर्जी है ये, और इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और W को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, बट यहां पर अगर मैंने नॉट लगाया तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजैकुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये आप कई जगह आपने मिनिमम वर्ड भी यूज किया होगा, यहाँ पे ऐसा भी लिखा होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू मिनिमम, ये न्यू मिनिमम। तो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये हुआ, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए
आवश्यक होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजैकुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप चाहे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलिए, और इसका साइन न्यू नॉट करके रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी, सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को, इसको हटा दूं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो आप इस तरह से इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू मिनिमम और थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और आप जानते हैं एच सी बाई लेमडा होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये सब बात कर रहे हैं हम इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी की। ये हो गया एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मिनिमम लिखते हैं क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है न्यू और लेमडा में। तो आप इसे मिनिमम लिखोगे तो ये मैक्स लिख दीजिए, ये लेमडा मैक्स हो गया। इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बट इसे लिखने का तरीका समझ लें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, और दोनों थ्रेशोल्ड है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजैकुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजैकुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पर तीनों चीजें मिनिमम है, दोनों चीजें मिनिमम है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी, और आप हाफ mv² रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप फार्मूले इसके दे सकते हैं, और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लिख लें फटाफट। आ गया समझ में? आगे बढ़े। तो हमें कम टाइम में भी काम करना है, तो आपको अब W वर्क फंक्शन का मतलब, न्यू नॉट का मतलब, लेमडा नॉट का मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा। W ये ई मिनिमम, न्यू मिनिमम, लेमडा मैक्स, ये मैक्स, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन समझाया था E इंटू वी, सबको याद होगा, लास्ट क्लास की बात है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी, वी इज द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज, ये आपको समझा चुका हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी, वेयर E इज द चार्ज, वेयर E इज द चार्ज ऑन बॉडी जो मूव कर रही है, उस बॉडी पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। V इज द वोल्ट, पोटेंशियल इन द वोल्ट, पोटेंशियल इन द वोल्ट लिखें, पोटेंशियल इन वोल्ट। और आप इसे फिजिक्स में काफी ज्यादा पढ़ेंगे आगे, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लाइट वाइट में आता होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटू वी। तो आप यहाँ पर इस टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू E इंटू वी। E इंटू वी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। और ये जो V है, ये दोनों हो सकते हैं, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल भी हो सकता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर स्टॉपिंग पोटेंशियल ही दिया जाता है, तो ये V स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
तो ध्यान रखिएगा, हमारी केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे दे देते हैं, बहुत सिंपल है इट इज, और मैं समझा भी चुका हूँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नेक्स्ट है, इसे ध्यान रखिए। बढ़ा दें आगे। तो बच्चों फिर से एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ध्यान देना। ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखो y इक्वल टू सी माइनस एम एफ, ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एम एक्स माइनस सी। तो ध्यान देना, ये वेरिएबल है आपका न्यू फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर ली जाए और काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर प्लॉट की जाए इस तरह से। तो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपने यूज की काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो एच है, ये आपका, ये जो एच आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका स्लोप है। स्लोप तो पॉजिटिव दिख रहा है आपको, देखो ये स्लोप का वैल्यू तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, बट ये जो एच न्यू नॉट, ये इंटरसेप्ट जो आपको दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट जो आपको दिख रहा है, ये कैसा है, नेगेटिव है। तो ये इंटरसेप्ट आपका हो गया नेगेटिव, और इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है, जो यहां से ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिसे आप इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट है एच न्यू नॉट। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, वर्क फंक्शन। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, इसको आप समझ गए होंगे। तो एच न्यू नॉट ये आपका वर्क फंक्शन है, और ये आपका पॉइंट, ये जो आपका स्लोप आपको नजर आ रहा है, स्लोप का वैल्यू है एच, ये आपका स्लोप है, ये एच, एम इज द स्लोप। और कभी कभी ये इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन विच स्लोप इज इक्वल टू एच, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, एच इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, H is called Planck constant. बोलो, पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के? एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं बस लास्ट। तो कभी आपको बाई चांस केमिस्ट्री में आता तो नहीं है, स्लोप आ जाए तो आप प्लांक कांस्टेंट के बराबर बता सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो वेरी सिंपल, और ध्यान से समझिए। अगला, जैसे कभी कभी क्या करते हैं केमिस्ट्री में, जो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है वो आपको मैं बतला रहा हूं। जैसे आपको आए 2 क्वेश्चन आए हैं ये केमिस्ट्री में नीट पर। H2 लिया आपने, H2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। कोई भी बॉन्ड बनता है तो एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब आप इसको हीट कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल को आप हीट करते जा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो इस हीट का वो पार्ट जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर, ध्यान से सुनना, बॉन्ड डिसोसिएशन, हीट कर रहे हैं आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, तो जो हीट कर रहे हैं आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, तो हीट का, इस हीट का वो पार्ट जो बॉन्ड
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है, वो गेन करके इसको ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन एटम निकलते हैं। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे। अब जो बीडी है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बीडी है ये बन गया आपका वर्क फंक्शन। क्यों? हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो फिक्स होगी। जैसे ये पेन 50 रुपए में आता है तो फिक्स है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स्ड एंड विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। और आप ये जो हीट दे रहे हैं, दिस इज हीट इज गिवन इक्वल टू द ई। जो भी आप दे रहे हैं हीट के फॉर्म में एनर्जी आप दे रहे हैं वो ई के बराबर हो गई। और इससे क्या गेन कर लिया? ये हाइड्रोजन एटम बन गया। और बची हुई अब आपके सामने क्लियर है कि अगर मान लीजिए मैं इस ई में से WO को माइनस कर दूं तो इन हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2H एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2H एटम। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर आ जाएगी। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अगर आपको पर एटम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो। ये 2 एटम की काइनेटिक एनर्जी है, 1 एटम की काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो और 2 से डिवाइड कर दो इससे, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पर एटम मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में कई बार पूछा है, आप देखेंगे तो आपको कई बार मिलेगा। बहुत सिंपल है, बस बात समझने की थी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वह वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट होती है। और जो आप इसको हीट दे रहे हैं उसमें से, उस एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दीजिए और बची हुई जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और वो 2 एटम की होगी। अगर आपको पर एटम निकालना है तो पर एटम निकाल दीजिए, अगर पर मोल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पर एटम भी आ जाएगी, पर मोल भी आ जाएगी। तो बताइए क्या आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छी तरह से सबको समझ आ गया? सब बच्चों को समझ आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जो हमारे बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम पूरा क्लियर हो गया है? तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।